कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद वो फुटेज देखते हुए बोला, ये प्रिया को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसकी भी किडनी। कहते कहते वो रुक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, कहीं वो लड़की प्रिया तो नहीं जिसे झनक की किडनी दी गई, क्योंकि शौर्य के साथ रश्मि नहीं, सिर्फ प्रिया है। इन दोनों ने मिलकर उस बेचारी झनक को बहुत धोखा दिया है। अभी तो उसे यही लगता है कि शौर्य उसे धोखा दे रहा है। उसे पता ही नहीं कि उसकी खास सहेली, जिसे वो बहन से ज़्यादा मानती है, वो शौर्य की रश्मि है। कितने घटिया लोग हैं ये। डाइन भी साथ घर छोड़कर खाती है, लेकिन इसने झनक के साथ। उसे तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके दीवार पर मारा। शिवम बोला, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये शौर्य साला इतना कमीना है। और वो प्रिया, यार मैं उससे जब पहली बार मिला था तो मुझे भी उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, पर बाद में जाने क्यों मुझे ये शक तो हो गया था कि ये किसी और के साथ रिलेशन में है, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शौर्य होगा। वैसे अब क्या करना है? अंगद बोला, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, तुम वहीं रहो और बिजनेस संभालो, झनक ठीक हो जाए फिर देखते हैं। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और सोचने लग गया कि वो अब क्या करेगा। फिर उसने खुद को ही समझाया कि अब तक वो सब कुछ सोच समझकर कर रहा था, मतलब कि दिमाग से काम कर रहा था। अब वो दिल से काम लेगा, वो सिर्फ अपने दिल की मानेगा। 2 दिन बाद झनक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अंगद उसे अपने साथ ले आया। उसने होटल में अपने बगल वाले रूम में उसे रखा ताकि वो उसका ध्यान रख सके। अंगद ने झनक को शौर्य और प्रिया के बारे में नहीं बताया। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, वो झनक का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन झनक अभी शौर्य के बारे में सोचती थी। उसे दुख होता था कि उसके इतना प्यार करने के बावजूद भी उसे धोखा मिला। अंगद उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि झनक का सारा चेहरा खून से लथपथ था। वो घबराकर बोला, झनक ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? उसने उसका चेहरा पास पड़े टॉवेल से ढकते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। झनक बोली, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं याद ना करूँ, पर मुझे अपनी बेवकूफ़ियाँ याद आती है। मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए। मैं जब भी इस चेहरे को देखती हूँ मुझे शौर्य का धोखा याद आता है। ये चेहरा बदल दो, मैं इसे नहीं देखना चाहती। कहकर उसने अपना ब्लेड वाला हाथ फिर अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया। अंगद ने ब्लेड पकड़कर दूर फेंक दिया। तब अंगद को पता चला कि इसने खुद ये चेहरा खराब किया है। अंगद बोला, तुम अभी अच्छे से ठीक भी नहीं हुई और ये चेहरा बिगाड़ लिया। मुझसे बात तो करती, मैं खुद तुम्हारा साथ देता, हम मिलकर उससे बदला लेंगे। ये क्या पागलपन किया तुमने? झनक की इस हालत का वो खुद को जिम्मेदार समझता था। वो उसी वक्त उसे हॉस्पिटल लेकर चल दिया। झनक बोली, अंगद, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा चेहरा बदल दो, मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंगद ने उसका चेहरा अपनी गोद में रखकर टॉवेल से ढक लिया। उसने सारे चेहरे पर ब्लेड से कट मारे हुए थे। उसने डॉक्टर को पहले ही फ़ोन कर दिया था। उसके पहुंचते ही डॉक्टर झनक को अंदर ले गए और उसका ट्रीटमेंट करने लगे। अंगद खून से भरे कपड़े और खून सने हाथों के साथ बाहर बैठ कर रहा था। उसके ड्राइवर ने कहा, सर आप हाथ धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। उसने कपड़ों का बैग दिखाते हुए कहा, लेकिन अंगद कुछ नहीं बोला। वो वैसे ही खड़ा अंदर देख रहा था। कुछ देर बाद इमरजेंसी का गेट खुला और डॉक्टर बाहर आए तो अंगद भागकर डॉक्टर्स के पास गया और उनसे पूछा, कैसी है वो? उसका चेहरा? वो और कुछ बोल ही नहीं पाया। डॉक्टर बोले, हमने मलहम पट्टी कर दी है, पर चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है। 1-2 कट तो बहुत गहरे हैं, टोके लगाने पड़े हैं, निशान रह जाएंगे। तुम्हें एक सलाह देता हूँ, इसके फेस की प्लास्टिक सर्जरी करा लो। कहकर वो वहाँ से चले गए। अंगद सोच में पड़ गया कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी ही पड़ेगी। उसने साउथ कोरिया में अपने पापा के दोस्त को फ़ोन किया। अंगद कोरियाई भाषा में बोला, हेलो अंगद, मैं अंकल बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? दूसरी साइड वाला खुश होकर बोला, अंगद तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, सालों बाद फ़ोन किया। अंगद बोला, सॉरी अंकल, असल में पापा के जाने के बाद बिजनेस मुझे संभालना पड़ा। आपको पता ही है मेरे चाचा जी कैसे इसे हड़पने की ताक में थे। इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी की, बस अब जाकर सेट हुआ हूँ। अंकल बोले, तुम मुझे फ़ोन तो करते, उस चरण को मैं मज़ा चखाता। खैर अब बताओ कैसा चल रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अंगद बोला, अंकल जी मैं बिजनेस ट्रिप पर सिंगापुर आया था।
वहाँ मुझे एक जान पहचान वाली लड़की बुरी हालत में मिली। उसका फेस बहुत ख़राब हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तब मुझे आपकी याद आई, आपके यहाँ तो ये आसानी से हो जाती है। अंकल बोले, हाँ ये तो आराम से हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ही बड़ा प्लास्टिक सर्जन है। तुम आ जाओ, मैं बात करके रखता हूँ। अंगद बोला, ठीक है अंकल जी, मैं यहाँ से आज ही आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने उसी वक्त डॉक्टर से बात करके दोनों की साउथ कोरिया की टिकट बुक करवा दी। वो दोनों उसी शाम फ्लाइट से कोरिया पहुंच गए। उसके अंकल मिस्टर ली उसे लेने खुद आए थे। वो झनक को व्हील चेयर पर लेकर जा रहा था। उसने चुन्नी से उसका फेस ढका हुआ था। झनक को अभी होश नहीं था। वो उसे सीधे हॉस्पिटल ले आए। मिस्टर ली ने पहले ही बात करके रखी हुई थी। उनके आते ही झनक को अंदर ओटी में ले गए। तभी वहाँ सीनियर डॉक्टर आए। मिस्टर ली बोले, अंगद ये मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर किम है। यही वो सर्जन है जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर उसने दोनों को आपस में मिलवाया। डॉक्टर किम बोले, हेलो अंगद, मैं जाकर पहले उसे देख लूँ, फिर बात करते हैं, कहकर वो जल्दी से अंदर चले गए। मिस्टर ली और अंगद बाहर बैठे थे। तब मिस्टर ली ने उससे पूछा, कौन है ये लड़की? इसके घर वालों को खबर की है? कहीं कल वो तुम्हें ब्लेम ना करे। अंगद बोला, मैं इस लड़की को पहले से जानता हूँ। ये इंडिया से है। इसके पापा भी बिजनेसमैन थे। मेरे पापा की तरह ही इसके पापा भी गुजर गए। सारी जिम्मेदारी इस अकेली पर पड़ गई थी। इसके मंगेतर ने धोखे से सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेस अपने नाम करा लिया। इस बेचारी की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी। इसे पता ही नहीं कि इसका पति इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर इसे धोखा दे रहा है। इसकी किडनी निकालकर उसने शायद उसी को डलवाई है। वो उसे सिंगापुर में मरने के लिए छोड़कर उसके साथ वापस लौट गया। मैं समझा कि ये ठीक हो गई है, पर तभी इसने ब्लेड से अपना फेस खराब कर लिया। वो कहती है कि उसे ये फेस नहीं चाहिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा, पर अब इससे दुखी नहीं होने दूँगा। मिस्टर ली बोले, बहुत ही दर्दनाक है। कितने घटिया लोग हैं इस दुनिया में। इसके पति का दिमाग खराब था क्या? अगर ये पसंद नहीं थी तो इसे छोड़ देता। इसकी ज़िंदगी क्यों खराब की? उन्हें झनक के लिए बुरा लग रहा था। अंगद बोला, फिर वो पैसे वाला कैसे बनता? इसके पैसे लेकर ऐश कर रहे हैं दोनों। बाकी सब भी चलो किया तो किया, लेकिन जो इसका भरोसा तोड़ा है, अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी। अंगद को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर ली उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम इसे पसंद करते हो? अंगद ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और बोला, नहीं अंकल, मैं उसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? वो शादीशुदा है और मैंने भी पापा को वादा किया था कि मैं रिया से ही शादी करूँगा, वो बोला। मिस्टर ली बोले, प्यार का इन सब बातों से क्या लेना देना? प्यार तो बस हो जाता है, ये आदमी के बस में नहीं होता। तुम उसे जितना झुठलाओगे ये उतना ही बढ़ता है, वो अपने अनुभव से बोले। अंगद बोला, अंकल मैं इसे बचाना तो चाहता हूँ, पर मैं रिया को भी धोखा नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरा शौर्य बनूँ। वो सोचता था कि अगर वो भी रिया के होते हुए झनक से प्यार करेगा तो उसमें और शौर्य में क्या फ़र्क रहेगा। नहीं, वो झनक से प्यार नहीं कर सकता। डॉक्टर किम ने आकर बताया, मैंने अच्छे से देख लिया है, इसकी सर्जरी कल स्टार्ट होगी। इसमें महीनों लग जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। अंगद उसका फेस बदलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर किम को झनक की तस्वीर दिखाई और कहा, डॉक्टर किम इसे ऐसा ही बनाना। ये चाहे कहती रहे कि इसे ये चेहरा पसंद नहीं, आप इसकी एक ना सुनना। आज ये गुस्से में है इसलिए ऐसा कह रही है। इसे बाद में पछतावा ना हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन में झनक की फ़ोटो डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर किम ने फ़ोटो को ध्यान से देखा, फिर बोले, ओके, हम इसका फेस ऐसा ही कर देंगे। उन्होंने उस फोटो का प्रिंट निकाला और अपने पास रख लिया। अंगद झनक के पास बैठकर बोला, कैसी हो? झनक के पूरे चेहरे पर पट्टियां ही बंधी थी, बस आंखें ही नंगी थी। सो उसने अंगद की तरफ देखा और बोली, सॉरी अंगद, मैंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण आपको भी परेशानी में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अंगद बोला, झनक जो हो गया वो हो गया, अब दोबारा ये गलती ना करना। तुम अपने फेस के बारे में दोबारा कुछ मत कहना। तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। ये तो वो सॉरी की किस्मत खराब थी जो उसने तुम्हारी कद्र नहीं की। उसने झनक को हिम्मत बढ़ाई। तभी मिस्टर ली आए और अंगद को बाहर ले गए। मिस्टर ली, डॉक्टर किम कह रहे हैं कि ये काफ़ी कमज़ोर है, तो इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
पर अच्छी खबर यह है कि इसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, मतलब ओ नेगेटिव है। ब्लड मैं दे दूँगा। वो ये भी कह रहे थे कि सर्जरी में कई महीने लग जाएंगे। एक तरह से अच्छा है, इस बहाने तुम मेरे पास कुछ महीने रुकोगे। वो हंसते हुए बोले। अंगद बोला, अरे नहीं अंकल, इतनी देर रुकना मेरे लिए मुश्किल है। पहले ही यहाँ मुझे कई दिन हो गए हैं। मैं इसमें आपको और आंटी को कष्ट दूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में प्लीज़ आप उसका ध्यान रखना। मैं बीच बीच में मिलने आता रहूँगा। मिस्टर ली बोले, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। एक तो तुम यहाँ रुक नहीं रहे, ऊपर से तुम मुझे प्लीज़ कह रहे हो। अगर मेरी जगह तेरे पापा होते तो क्या तू फिर भी ऐसे ही बात करता उनसे? अगर तुम ना भी कहते तो भी हम उसका ध्यान रखते, समझे? उन्होंने उसके गाल को हल्के से थपकाते हुए कहा। अंगद बोला, सॉरी अंकल जी, ये तो मुझे पता ही है कि आप उसका ख्याल रखोगे। मैंने तो वैसे ही कह दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अंगद झनक को मिस्टर ली के घर ले गया। मिस्टर ली की पत्नी भी बहुत अच्छी थी। झनक उनके घर में उनके बेटी की तरह रहने लगी। अंगद बोला, झनक आज मुझे वापस जाना होगा। तुम्हारे इलाज में अभी काफ़ी समय लगना है, इसलिए तुम यहीं अंकल आंटी के पास रहकर अपना इलाज करवाना। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा। उसने उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा। झनक बोली, आप जाइए, मैं इनके साथ रह लूँगी। आप चिंता मत करना, जाकर अपना काम संभालिए। अंगद को अब तसल्ली हो गई और वो अपने कमरे में पैकिंग करने चला गया। वो उस शाम की फ़्लाइट से दिल्ली वापस आ गया। शिवम उसे लेने आया था। उसके कार में बैठते ही शिवम शुरू हो गया। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो सौर्य तो हद दर्जे का कमीना है। उसने उस प्रिया को ही लोगों के सामने झनक कपूर बनाकर पेश कर दिया है। इससे भी बड़े पागल तो लोग हैं जो प्रिया को झनक मान रहे हैं, और यहाँ ऐसा कोई नहीं जो उस झनक के वजूद के लिए लड़े। अंगद कुछ नहीं बोला और आंखें बंद करके बैठा रहा। शिवम बोला, तुम कुछ नहीं करोगे? वैसे तो उसके बड़े हितैषी बनते हो, और अब चुप हो। अंगद बोला, बोलकर क्या करना है? झनक का उस सौर्य से दूर रहना ही ठीक है। अगर वो सोचता है कि झनक मर गई है तो ये झनक के लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि वो सौर्य के पास जाकर दोबारा चोट खाए और अपना दिल तुड़वाए। उसने अपना इरादा बता दिया। शिवम को भी अब समझ आ गया। फिर शिवम अपनी कंपनी के बारे में बताने लगा। मिस्टर विजय ने डील फाइनल कर दी है। रिवर साइड अपार्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। उस हिल साइड की लैंड की ऑक्शन है। वो रावत है ना? वो और बोलता उससे पहले ही अंगद ने उसे चुप करा दिया। तुम कुछ देर शांत रहोगे? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। शिवम बोला, कोई दवा दूं तुम्हें? ऐसे तो तुम मीटिंग कैसे अटेंड करोगे? ऐसा करो, तुम घर पर रेस्ट करो, मीटिंग में चला जाता हूँ। अंगद बोली, लाओ कोई दवा ही दे दो, छुट्टी करना मुश्किल है। पहले ही बहुत दिन हो गए। तुम्हारा क्या पता, कल को तुम भी प्रिया की तरह अंगद बनकर मेरा सब कुछ संभाल लो। यहाँ तक कि झनक झनक का नाम लेकर वो चुप हो गया। उसे ये क्या हुआ? उसने झनक का नाम क्यों लिया? वो उसकी कुछ नहीं है, फिर क्यों? वो इसी उधेड़-बुन में लगा था और शिवम बोले जा रहा था, हाँ अब मुझे ऐसे ही कहोगे? मैंने कौन सा तेरा बिजनेस छीन लिया? तेरी गर्लफ्रेंड तो कभी बनी ही नहीं, तो छीनने की बात ही नहीं है। हाँ, कार वगैरह ज़रूर छीन लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, तूने अभी झनक का नाम लिया? झनक को छीन लेगा मतलब क्या? क्या तुझे सच में उससे प्यार हो गया? तू मुझसे छुपा रहा है? मैं पागल हूँ जो हर बात तुझे बताता हूँ? वैसे भी मैं इन मामलों में एक्सपर्ट हूँ। तुझे मेरी सलाह लेनी चाहिए थी। वो कार साइड में रोक कर उसे सुनाने लगा। अंगद बोला, अब बस भी कर। जितना चुप होने को कहता हूँ उतना ही ज़्यादा बोल रहा है तू। ला दवा दे और चुप हो जा। उसने बात बदलते हुए कहा। शिवम ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स में से निकाल कर सर दर्द की दवा दी। फिर वो आंखें बंद करके बैठ गया। शिवम ने कार चला दी। वो सोच रहा था कि इसे हो क्या गया है। ये तो ऐसा नहीं था। ये मान नहीं रहा है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि इसे झनक से प्यार हो गया है। अंगद खुद परेशान था कि उसने झनक का नाम कैसे ले लिया। वो ये बात जानता था कि उसे झनक से प्यार हो गया है, पर वो किसी को कहना या दिखाना नहीं चाहता था। पर उसे रह रहकर झनक की याद आ रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और मिस्टर ली को फ़ोन किया और कोरियाई भाषा में बोला, हेलो अंकल। मिस्टर ली बोले, हेलो अंगद, पहुंच गए बेटा? अंगद बोला, जी अंकल, अभी पहुंचा हूँ, घर जा रहा हूँ। झनक ठीक है? आपको तंग तो नहीं किया? मिस्टर ली बोले, झनक ठीक है, बहुत ही अच्छी बच्ची है, बिल्कुल तंग नहीं करती। वो झनक से बहुत खुश थे। अंगद बोला, ओके अंकल, अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा।
वो झनक से बात करना चाहता था पर उसने बात नहीं की। झनक मिस्टर ली के पास आ गई थी। उसे लगा कि अंगद उससे बात करेगा। मिस्टर ली अंगद को बताने लगे थे कि झनक उनके पास आ गई है, लेकिन अंगद ने पहले ही फ़ोन बंद कर दिया था। मिस्टर ली ने अपनी लाचारगी जताते हुए कहा, वो थका हुआ था ना, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। उसने तुम्हारे बारे में पूछा था, मैंने कह दिया कि तुम ठीक हो। झनक ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, आपने बात कर ली है बहुत है। उसे कोरियाई भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो इंग्लिश में बात करती थी। मिस्टर ली मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। झनक खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का मौसम देखने लगी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। बचपन से उसने कभी कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन जवान होते ही मुसीबतों ने उसे घेर लिया। काश कि उसके पापा जिंदा होते तो उसे सौर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आंटी बोली, क्या कर रही हो बेटी? आंटी इंडियन थी और अच्छा लगता था जब कोई इंडिया से आता था। झनक बोली, कुछ नहीं आंटी, मैं मौसम देख रही थी, कितना सुहावना है, बारिश होने वाली है। मुझे बारिश पड़ने से उठने वाली मिट्टी की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। वो बाहर देखते हुए बोली। आंटी बोली, यहाँ तो हमेशा ऐसा ही मौसम रहता है, लाओ तुम्हारे बाल संवार दूँ। कहकर आंटी कंघी से उसके उलझे बाल ठीक करने लगी। झनक ने सुबह से ना तो कंघी की थी और ना ही कपड़े बदली थी। अंगद के जाने के कारण उसका दिल ही नहीं किया कि वो ऐसा करे। उसका दिल कुछ भी करने का नहीं कर रहा था। सपना देखने के बाद वो अंगद को प्यार करने लगी थी। उसके बाद से अंगद कभी उसके दिल से निकला ही नहीं। अंगद के कहने पर ही उसने सौर से सगाई और शादी की थी। बेशक उसे सौर भी अच्छा लगने लगा था, पर अब वो उसे प्यार नहीं करती थी। उसके दिल में अंगद बस गया था। इसलिए शादी के बाद जब सौरी ने अलग कमरे में रहने की बात की तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये दिल में खुश थी क्योंकि ये अंगद के सिवा किसी और की होना नहीं चाहती थी। इसी पागलपन में वो सौरी के धोखे का शिकार होती चली गई। अब वो सौर्य से नफरत करती थी, फिर भी वो अंगद की नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी और का है। पर उसे प्यार करना कोई पाप नहीं है, बस इसी में वो संतुष्ट थी। अंगद ने अपने काम में बिजी होने के कारण 2 दिन बाद मिस्टर ली को फ़ोन किया। मिस्टर ली को पहले ही पता था कि अंगद का फ़ोन होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर झनक को कहा, झनक मेरा फ़ोन देखकर बताना किसका है। झनक ने फ़ोन देखा, नाम पढ़कर उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और बोली, अंकल अंगद का फ़ोन है। मिस्टर ली बोले, उठा लो, सुन लो क्या कहता है। झनक ने कांपते हाथों से फ़ोन ऑन किया। दूसरी तरफ से अंगद की आवाज़ आई, हेलो अंकल, कैसे हो? वो मैं काम में बिजी हो गया था इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। झनक कैसी है? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आने पर वो समझ गया कि ये झनक है। उसकी भी धड़कन तेज हो गई। झनक बोली, हेलो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने कांपती आवाज़ में कहा। अंगद बोला, हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें अब कोई दर्द तो नहीं है? दवा समय पर लेती हो? खाना खा लिया करो। झनक बोली, हाँ मैं दवा भी ले लेती हूँ और खाना भी खा लेती हूँ, वो बोली। अंगद बोला, अंकल आंटी ठीक हैं? झनक ने बस हूँ कहा, उससे और कुछ कहा ही नहीं गया। अंगद बोला, ओके टेक केयर कहकर वो कुछ देर झनक के बोलने का इंतज़ार करता रहा। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो बैठा फ़ोन को ऐसे ही देख रहा था मानो उसमें झनक नज़र आ रही हो। झनक भी कुछ देर फ़ोन को देखती रही, फिर फ़ोन रख कर आकर सारी बात मिस्टर ली को बताई। फिर अपने कमरे में आकर अंगद को याद करने लगी। वो बार बार अंगद से हुई बात के बारे में सोचे जा रही थी। वो ये सोच रही थी कि क्या अंगद भी उसे चाहता है। कभी तो उसे लगता कि हाँ अंगद उसे चाहता है, तो कभी लगता कि नहीं चाहता है। दिल्ली। अंगद अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। शिवम कमरे में आया, उसे पता भी नहीं चला। शिवम ने उसे फ़ोन को देखते देखा तो उसके पास आकर उसके फ़ोन की तरफ देखा, फ़ोन बंद था। उसने उसके कान में धीरे से पूछा, झनक का फ़ोन आया था? अंगद ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि क्या कहा, तो वो शिवम को धक्का देते हुए बोला, कितनी बार बोला है नॉक करके आया करो। शिवम बोला, अच्छा हमारी 10 साल की दोस्ती है, 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी हर बात पता है। कुछ बातें तुम्हें भी अपने बारे में नहीं पता जो मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे नॉक करने को कहते हो। जाओ, नहीं करता मैं। तुम मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। अगर झनक का फ़ोन नहीं है तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन अगर झनक का हुआ तो मैं तुम्हारी बात मानकर हमेशा नॉक करके आया करूँगा। वो उससे फ़ोन दिखाने को बोला।
अंगद बोला, नौटंकीबाज कहीं का, तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए था। शिवम बोला, साले फिल्मों का सुपर हिट स्टार होता, पर तूने जाने ही नहीं दिया, पकड़ कर अपने पास रख लिया। अब कहता है यहाँ कौन लाया था? अंगद बोला, चल छोड़, ये बता तू यहाँ किस काम के लिए आया था? उसने बात को बदलने के लिए कहा। शिवम बोला, अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। आज अशोका होटल में सौर्य अपनी वाइफ के ठीक होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है। वो इनविटेशन देने खुद आया है। रिसेप्शन से फ़ोन आया था कि वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने भी कह दिया कि सर मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होते हैं बुला लेंगे, तब तक वो वेट करे। अब वो नीचे वेट कर रहा है। अंगद बोला, उसे ऊपर ले आओ, हम उसे ये शो नहीं होने देंगे कि हम झनक के साथ हैं। जो भी हो उसे पता नहीं लगना चाहिए। शिवम ने उसी वक्त रिसेप्शन पर फ़ोन करके कहा, वो मिस्टर शौर्य को कह दो कि मीटिंग ख़त्म हो गई है और उसे सर बुला रहे हैं। कुछ देर बाद शौर्य ऊपर आ गया। शौर्य बोला, गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली मेरी वाइफ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये पार्टी दे रहा हूँ सर, आप ज़रूर आइएगा, कहकर उसने कार्ड अंगद को दे दिया। अंगद बोला, आपको आपकी पत्नी के ठीक होने की बधाई, तुम बुलाने आए हो तो ज़रूर आऊँगा, उसने अपने स्टाइल में तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। शौर्य के जाते ही शिवम बोला, कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है? अपनी रियल वाइफ को मरने के लिए छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ बनाकर यहाँ ले आया। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? अंगद बोला, मैं नहीं, हम, तुम भी मेरे साथ चलोगे? वहाँ बोलना कुछ नहीं है, बस देखना है कि चल क्या रहा है। उसे और उसकी वाइफ को मिलेंगे और उसकी प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उनके पास जाकर उनकी बात निकाल सकते हो तो मैं जो तुम कहोगे वो करूँगा। शिवम बोला, सच्ची? ये हुई ना बात? तुम्हें शायद पता नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ ना लेकर आते तो मैं आज एक मशहूर जासूस होता। तुम देखना, ऐसी जासूसी करूँगा कि वो सेखी मारता हुआ बोला। अंगद उसकी इस आदत से वाकिफ था। वो सिर मारते हुए हंसने लगा। उसने झनक को शौर्य के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वो टेंशन ना करे। वो पार्टी में पहुंचे तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। उन्हें देखकर शौर्य उनके पास आया। उसके साथ उसकी पत्नी झनक भी थी। उसने उन्हें आपस में मिलवाया। हेलो मिस्टर अंगद, ये मेरी पत्नी झनक है और झनक ये शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर अंगद। मिस्टर अंगद, आप हमारी शादी में नहीं आए थे, इसलिए आप झनक से मिले नहीं थे, आज मिल लिए। अंगद और शिवम हैरान थे कि प्रिया ने खुद को बिल्कुल झनक बना लिया था। उसी की तरह बाल, उसी के कपड़े पहने थे। इन्होंने ध्यान से देखा, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है क्योंकि उसकी आंखें और चेहरा झनक जैसा लग रहा था। बस वो फिर भी झनक की तरह सुंदर नहीं थी और ना ही उसमें झनक की तरह भोलापन ही था। सौरी को किसी ने बुला लिया। उसके जाते ही वो नकली झनक अंगद को देखकर बोली, मैंने सौरी को बताया नहीं कि हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, आप भी प्लीज़ ना बताइएगा, उसने भोलेपन की एक्टिंग करते हुए कहा। अंगद ने अपनी आंखें उसी पर टिका रखी थी। वो उसे देखकर बोला, तुम उस दिन मेरे पास आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, सो मैं तो तुमसे शादी करने आया था, पर तुमने ज़्यादा जल्दी कर दी और पहले ही शादी कर ली। तुम तो कह रही थी कि शौर्य अच्छा नहीं है। अंगद ने अपनी चाल चली। उसने देख लिया था कि प्रिया लालची है, सो उसने जाल बिछाया। प्रिया बोली, वो मैं मजबूर थी, पापा ने इससे मेरी शादी करा दी थी। अंगद बोला, कोई नहीं, अगर कभी ये तंग करे तो मेरे पास आ जाना। शिवम उसकी तरफ देखता रह गया। तभी शौर्य आ गया और प्रिया को लेकर चला गया। शिवम बोला, कमाल करते हो तुम, क्या एक्टिंग की है। मैं तो यूं ही कहता रहता हूँ, असली एक्टर तो तुम निकले। वाह, सच में अगर तुम फिल्मों में चले जाते तो शाहरुख, सलमान सबको फेल कर देते। इस प्रिया को क्यों इतना भाव दे रहे हो? अंगद बोला, तुम जानते ही हो कि प्रिया लालची है। वो ऐसी कबूतरी है जो जिसकी छत पर दाना देखती उस छत पर बैठ जाती है। मैंने तो उसे दाना डाला है, देखते हैं कब तक दाना चूंघती है। उसने शिवम को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। शिवम ने उसे सल्यूट करते हुए कहा, मुझे तेरा पता है, तभी तो सब काम छोड़कर तेरे साथ आया, उसने हंसते हुए कहा। अंगद ने उसके मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। तब शिवम ने देखा सामने से प्रिया आ रही थी। वो उनके पास आई और हंसते हुए अंगद से हाथ मिलाकर चली गई। शिवम कभी अंगद तो कभी प्रिया को देख रहा था। वो दूर गई तो अंगद ने मुट्ठी खोलकर देखा। उसमें एक कागज़ था जिस पर कोई नंबर लिखा था। उसने वो जेब में रख लिया और शिवम की तरफ हंसकर देखा। शिवम को कुछ समझ नहीं आया, पर वो अंगद के सामने खुद को इडियट नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो भी हंस दिया।
पार्टी काफ़ी देर तक चलती रही। अंगद ने वेटर से कहकर सौरी को अपने पास बुलाया। सौरी उसी वक्त प्रिया के साथ उसके पास आया तो अंगद बोला, आप दोनों को एक बार फिर से बधाई, अब हम चलते हैं। दोनों उन्हें गेट तक छोड़ने आए, फिर वो वापस आ गए। शिवम बोला, ये प्रिया बहुत ही शातिर है, जितना हम इसे चालाक समझते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। तुम अपनी हर चाल जरा संभल कर चलना। अंगद बोला, डोंट वरी, मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है मुझे फंसाना। मैं सॉरी नहीं हूँ, वैसे भी सॉरी के पास शिवम भी नहीं था, मेरे पास शिवम है। अगर मुझसे चूक हुई तो वो संभाल लेगा। उसकी बात सुनकर शिवम खुश हो गया। अंगद को झनक से मिले कई दिन हो गए थे, अब तो उससे बात किए भी कई दिन बीत गए। अंगद इस आस में फ़ोन करता कि शायद झनक उठा ले, पर हर बार मिस्टर ली ही फ़ोन उठाते। वो उनसे झनक का हाल चाल पूछ लेता था। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। उसका दिल झनक से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। उसने शिवम को उसी वक्त कोरिया के लिए टिकट बुक कराने को कहा। अगले दिन शाम की फ़्लाइट से कोरिया पहुंच गया। मिस्टर ली उन्हें लेने आए। उन्होंने घर पर किसी को बताया नहीं था कि अंगद आ रहा है। वो घर पहुंचे तो झनक आंटी के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो आंटी और झनक ने उस तरफ देखा। अंगद को देखते ही उसका सारा शरीर कांपने लगा और धड़कन तेज हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अंगद को हेलो कहा, फिर वो पानी लेने चली गई। उसने रसोई में आकर अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत किया, फिर ग्लासों में पानी लेकर अंदर आ गई। झनक का चेहरा अब पहले से बहुत ठीक हो गया था। झनक उससे नज़रें मिलाने से डर रही थी और अंगद उसे एकटक देखे जा रहा था। अंगद बोला, झनक कैसी हो? उसने उसके बैठते ही पूछा। झनक सिर झुकाए ही बोली, मैं ठीक हूँ, पहले से काफ़ी फ़र्क है, अब बस एक सीटिंग रह गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अंगद बोला, फिर तो बहुत अच्छा है। लास्ट सीटिंग कब है? झनक ने मिस्टर ली की तरफ देखा। वो बोले, मंडे को बुलाया है, उसके बाद हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अंगद कुछ सोच कर बोला, ठीक है, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं शिवम को भेज दूंगा, वो इसे ले जाएगा। सुनकर झनक को तो लगा मानो उस पर आसमान गिर गया। क्या ये इससे इतनी नफरत करता है कि इसे अपने साथ ले भी नहीं जा सकता? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे इसके साथ जाना ही नहीं है। आंटी जो झनक के साथ रहते रहते उसको समझने लगी थी, वो उसकी बातों से उसके दिल की बात जान गई थी। वो बोली, देखो बेटा, अब आए हो तो यूं ही रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा, फिर इसे अपने साथ ही ले जाना। आंटी ने अंगद को देखते हुए कहा। न झनक ने भी नज़रें झुकाकर उसकी तरफ देखा। अंगद झनक की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आंटी जी, आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ, इसे साथ लेकर चला जाऊँगा। उसकी बात सुनकर झनक को दिल से खुशी हुई। वो उठी और बोली, आंटी मैं खाना बनाती हूँ, कहकर वो जाने लगी तो आंटी भी उसके साथ चली गई। मिस्टर ली बोले, अंगद काम कैसा चल रहा है? अंगद बोला, सब ठीक चल रहा है अंकल जी, मेरी किस्मत अच्छी है, जो मुझे शिवम जैसा दोस्त मिला है वो सब कुछ संभाल लेता है। ऐसा एक दोस्त भगवान सबको दे। मिस्टर ली बोले, हाँ बेटा, ऐसा दोस्त होना चाहिए। तेरे पापा और मेरी दोस्ती भी ऐसी ही थी। हमने एक साथ 30 साल काम किया, पर हमारी दोस्ती भगवान को ही अच्छी नहीं लगी, जो इतनी कम उम्र में उसे हमसे छीन लिया। अंगद बोला, अंकल, पर आपकी दोस्ती तो आज भी कायम है, हम एक साथ बैठे हैं, ये उस दोस्ती की ही निशानी है। आपने जितना हमारे लिए किया है कोई चाचा मामा भी नहीं करता। अंगद को आज भी याद है, जब उसके पापा की डेथ हुई थी तब वो कॉलेज में था और उसे बिजनेस का भी नहीं आता था। उसके पापा ने मिस्टर ली से वादा किया था कि वो अंगद का हमेशा साथ देंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। उन्होंने अंगद को एक एक चीज़ समझाई और हर फील्ड में उसके साथ रहे। उसके रिश्ते के चाचा उनका बिजनेस हड़पना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अंगद को मारने की भी कोशिश की, पर मिस्टर ली ने उसे हर बार बचाया। जब वो अच्छे से बिजनेस संभालने लगा तब मिस्टर ली रिटायर होकर अपने देश आकर बस गए, लेकिन आज भी ज़रूरत पड़ने पर वो अंगद को सलाह देते हैं। मिस्टर ली बोले, तुम ऐसा मत कहो, मैंने जो भी किया वो हमारी दोस्ती के लिए किया। दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, बस प्यार और बलिदान होता है। अच्छा है तुम्हें भी शिवम जैसा दोस्त मिला, उसकी कद्र करना, हमेशा साथ रखना। अंगद बोला, जी अंकल, मैं जानता हूँ, वो भी मेरे बिना नहीं रहता। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अंकल की तरफ स्क्रीन करके दिखाया कि शिवम का फ़ोन है।
उसके फ़ोन उठाते ही शिवम बोल पड़ा, पहुंच गए? अंगद बोला, हाँ घंटा हो गया, अंकल ले आए थे, अभी चाय पी है। शिवम बोला, अच्छा अकेली चाय पी? चाय के साथ क्या लिया वो भी बता दो। तुम्हें मेरी चिंता तो बिल्कुल नहीं है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम पहुँच फ़ोन करोगे, पर तुम चाय पियो, बिस्कुट खाओ, तुम्हें कहाँ फुर्सत मुझे फ़ोन करने की। लड़की को देखते ही दोस्त को भूल गए, बेवफा। वो शुरू हुआ तो बड़ी मुश्किल से चुप हुआ। अंगद को उसकी बातों पर हंसी आ गई। वो बोला, अगर हो गया हो तो कुछ बोलूं, काम का क्या हाल है, डील हो गई क्या? शिवम बोला, शिवम जाए और डील ना हो ऐसा कभी हो सकता है? उस शक्ति ने अपनी सारी शक्ति लगा दी पर डील हमें मिली। अंगद बोला, हाँ देखने वाली थी तू है तो काम हो ही जाएगा। में कहा, अच्छा सुन, झनक की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, मंडे को लास्ट विजिट है, तो अंकल कह रहे हैं कि मैं मंडे को उसे चेक कराने के बाद ही वापस जाऊँ, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं वेडनेसडे को आऊँगा झनक को साथ लेकर, उसके लिए घर में कमरा तैयार करा लेना। शिवम बोला, ज़रूर मैं कर दूंगा। कुछ और हुक्म सर? मैडम को क्या क्या पसंद है ये भी बता दो, सब हाजिर हो जाएगा। मैं चिराग से निकला जिन्न जो हूँ, सब कर सकता हूँ। अंगद बोला, मुझे पता है इसलिए ही तो कह रहा हूँ। अच्छा अंकल आ रहे हैं, फ़ोन बंद कर, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शिवम फ़ोन को देखता रह गया। सब एक साथ खाना खाने बैठे तो आंटी बोली, अंगद सारी डिशेज झनक ने बनाई है, खाना अच्छा बना लेती है वो। ऐसे बोली जैसे एक माँ अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तारीफ में कहती है। अंगद ने खाने की तरफ देखा, फिर बोला, वाकई में तारीफ के काबिल है। जहाँ तक मेरा सोचना था, इसने तो कभी किचन में घुसकर नहीं देखा होगा, खाना बनाना तो दूर। मैंने इसे देखा था, इनके घर में इतने सर्वेंट थे कि इसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। लेकिन आज सच में झनक तुमने बहुत इम्प्रेस किया। झनक बोली, आप सच कह रहे हैं, मैंने अपने घर में कभी किचन का मुँह नहीं देखा था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर सौरे से शादी के बाद भी कभी किचन में नहीं गई। लेकिन यहाँ मैंने आंटी से सब सीखा, अब आगे की ज़िंदगी कैसी हो क्या पता। मिस्टर ली बोले, सब अच्छा ही होगा बेटा, टेंशन ना करो, लाओ मुझे भी पनीर की सब्जी दो। अंगद को भी खाना ठीक लगा, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते थे, हाँ खाने लायक था, बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो था। उसने झनक को बहुत बढ़िया का इशारा किया तो झनक खुश हो गई। खाना खाने के बाद आंटी अंगद से बोली, जाओ इसे घुमा लाओ, पहले मैं लेकर जाती थी, आज मैं थक गई हूँ, सो तुम इसे ले जाओ। अंगद आंटी की बात मानकर उसे बाहर घुमाने ले गया। दोनों एक साथ चुपचाप चल रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करें। अंगद बोला, अब कोई दिक्कत तो नहीं हुई? झनक बोली, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं हुई, आंटी अंकल बहुत ही अच्छे हैं। अंकल बिल्कुल पापा जैसे और आंटी मम्मी जैसी हैं। मेरी मम्मी बचपन में ही मर गई थी, पर मुझे यकीन है वो बिल्कुल आंटी जैसी होती, ऐसा ही प्यार करने वाली। अंगद बोला, चलो अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? झनक बोली, मैं वापस जाकर सौरे से तलाक लूँगी और अपनी सारी कंपनी और प्रॉपर्टीज वापस लूँगी। अंगद को पता था कि वो ऐसा ही कुछ कहेगी, लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि उस सौरे ने तो इसका वजूद ही मिटा दिया है, इसकी जगह प्रिया को ले आया है। अब अगर ये जाकर कहेगी तो ये झनक है, तो उल्टा इसी को फ्रॉड कहकर धक्के मारकर निकाल देगा। अंगद सोच रहा था कि उसे सच्चाई बता दे, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं ये फिर से पहले की तरह रिएक्ट ना करे, पर उसने तय किया कि वो इसे बता देगा। वो बोला, झनक मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। झनक बोली, मेरे पति ने मेरी कंपनियाँ, मेरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा ली। शादी की पहली सालगिरह पर उसने मेरी किडनी अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। इतने झटके सहकर भी मैं खड़ी हूँ, अब कोई झटका मुझे हिला नहीं सकता। सच में इसने बहुत झटके सहे, पर जो बात अंगद बताने वाला था वो झटका ये सच में नहीं सह सकती थी। अंगद सोच में पड़ गया कि बताऊं या नहीं। आप लोग बोलते हो मैम थोड़ी अलग कहानी लाइए, अलग कॉन्सेप्ट लाइए, और जब अलग कहानी अलग कॉन्सेप्ट होता है तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। इस तरह से कैसे काम चलेगा? कहानी पर बिल्कुल भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं आ रहा है। कहानी आगे और भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो कहानी पे अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर हाइप का आइकॉन आपके आगे आता है तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिए ताकि कुछ एंगेजमेंट बढ़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।